आज हमने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। ज़्यादातर वो क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं या जिससे हमारे कोई कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने उठाया है, एमसीक्यू है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज़ द, चार ऑप्शन है। पहला है चार्जिंग ऑफ अ बॉडी विद अ पॉजिटिव चार्ज, दूसरा ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ अ करंट बाय रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड अ कॉइल, तीसरा ऑप्शन है रोटेशन ऑफ कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, और चौथा ऑप्शन है जनरेटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को, वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पर अगर इस कॉन्सेप्ट को सही करना है तो आसान तरीका क्या होता है, आपको डेफिनेशन पे जाना है पीछे। देखो होता क्या है, किसी भी एक कॉइल के थ्रू या किसी भी एक कंडक्टर के थ्रू अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, मान लो ये एक मैग्नेट है और इसको हम इधर को या इधर को मूव कराएं, तो इससे निकलने वाली जो लाइंस हैं, अगर वो से कुछ लाइंस जा रही हैं, अगर हम इसको पास लेके आएंगे तो नंबर ऑफ लाइंस बढ़ेंगी, दूर लेके जाएंगे तो नंबर ऑफ लाइंस कम होंगी। इस वजह से एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ वोल्टेज की तरह होता है, जो ईएमएफ जनरेट होता है, उस ईएमएफ की वजह से क्या बनता है, करंट। इस प्रॉपर्टी, इस फिनोमिना को नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है, प्रोडक्शन ऑफ करंट बाय रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड अ कॉइल। ये एक पॉइंट हमको बहुत ज़रूरी है याद रखना। क्यों? देखो होता क्या है, आप चाहे कॉइल इधर को लेके आओ, आप कॉइल यहाँ ले आओ या मैग्नेट यहाँ ले जाओ, चेंजेस उतने ही आने हैं। ठीक, तो यहाँ काम की बात ये है कि फ्लक्स चेंज होना चाहिए, और ये फ्लक्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक गॉस थ्योरम में। हाँ, वो कुछ ऐसा होता है, फाई ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। ठीक, ये होता है ना। अगर यही चीज़ हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा देना है, मैग्नेटिक फील्ड को लगा देना है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल बी डॉट डी ए। ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी पे भी एक क्वेश्चन भी हमने उठाया हुआ है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, हमने पढ़ा था टेस्ला। और एरिया वेक्टर की क्या होती है, एरिया वेक्टर इज एरिया, इसकी होती है मीटर स्क्वायर, है ना। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये होती है इसकी एसआई यूनिट। एक नाम और दिया गया है जो अभी हम आगे, इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, इसके बारे में भी आगे और चर्चा करेंगे कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी आसान से कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के, अगर समझ में आ जाए तो। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वेक्टर एरिया ए इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज। चार ऑप्शन दिए हैं, इसके ऑप्शन देखो, बड़े ही आसान से ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने बी क्रॉस ए, वेयर ए इज द एरिया वेक्टर। और अगर तुम्हें याद हो तो एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी अगर ये मेरा सरफेस है और इस जगह पे मुझे एरिया वेक्टर निकालना है, तो जितनी जगह का एरिया वेक्टर निकालना चाहते हो वहाँ का एरिया निकाल लो, और परपेंडिकुलर एक सरफेस आउटवर्ड्स हम मानते हैं। इनवर्ड्स भी हो सकता है, आउटवर्ड्स भी हो सकता है, तो हम जनरली आउटवर्ड्स मानते हैं। ठीक है, वो राइट हैंड रूल से भी कई लोग कहते हैं कि ऐसे भी निकल सकता है। मेरा कहना है परपेंडिकुलर बनाओ। अगर इस सरफेस का एरिया वेक्टर निकालना है तो इतने का जो भी एरिया होगा इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, बस ये एरिया वेक्टर होता है। तो मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलो पहला ऑप्शन तो हो गया। हमने यहाँ पे ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट लिख रखा है, तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन है बी डॉट ए, तो यही वाला सही होगा। बी और ए के बीच का कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, जिसका एक और नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट, और इसी से फॉर्मूला बनता है बी डी ए
कॉस थीटा। दो वेक्टर्स हैं अगर हमारे पास, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी और इनके बीच का एंगल है थीटा, तो इनका डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा इसी में सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी हो ही नहीं सकता, एक क्वांटिटी के दो फॉर्मूला थोड़ी ना निकल आएंगे एक ही मतलब सेम चीज़ से। ऐसा थोड़ी ना हम कह सकते हैं कि वो ओम्स लॉ हमने पढ़ा V इक्वल्स आई आर है और फिर हम कहते हैं कि V इक्वल्स आई स्क्वायर आर है और दोनों फॉर्मूले सही हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। और चौथा है नन ऑफ दिस, तो ऑब्वियसली बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अच्छी बात क्या है, डॉट प्रोडक्ट से जो आउटपुट मिलता है, इसका एक और नाम अभी मैंने बताया था स्केलर प्रोडक्ट, तो इसका आउटपुट कैसा होता है, स्केलर। यानी ये जो फ्लक्स हैं दोनों डॉट प्रोडक्ट्स हैं, तो दीज बोथ विल बी स्केलर्स। इनका कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं होता है। हाँ, हम डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं कि आउटवर्ड फ्लक्स है, इनवर्ड फ्लक्स है, पर ओवरऑल उसको वेक्टर लॉज को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करेगा वो। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे, पहले दोनों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, ये निकाला ही इसीलिए था, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्सेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की SI यूनिट क्या बनेगी, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की E की होती है न्यूटन पर कूलम। और E कहाँ से निकाला हमने, डेफिनेशन पे चलते हैं। मैंने नहीं रटा हुआ है, बीइंग वेरी फ्रैंक, हमने रटा नहीं मारा है, और रट्टा नहीं मारा है तो हम तुरंत आंसर नहीं दे सकते। हाँ, प्रोसेस तेज़ कर सकते हैं, पर हो सकता है तुम्हें कोई दूसरा बंदा दिखाई दे जो हमसे जल्दी आंसर दे दे। तुमको आपसे ज़्यादा तो उसको आता है, पर ज़रूरी नहीं, दिमाग लगाना आता। तो हमने क्या किया, हमने E की डेफिनेशन याद रखी है। वी हैव डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, याद है, तो न्यूटन पर कूलम। तो E की वैल्यू मिल गई और एरिया की क्या होती है, तो ये बन गया इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब ये तुमसे डायमेंशन वगैरह पूछे तो 11th का कॉन्सेप्ट है, आना चाहिए, नहीं आता है कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन यूनिट्स। ठीक है, और भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम वोल्ट के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, है ना, देखेंगे उसके बारे में। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को हम निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। एक यूनिट और होती है जो हमने डिफाइन किया है, वेबर। ठीक है, एक वेबर का मतलब एक टेस्ला मीटर स्क्वायर। जब एक मीटर स्क्वायर के क्षेत्र मतलब एरिया में एक टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड पास करती है, तो हम कहते हैं कि एक वेबर की मैग्नेटिक फ्लक्स है। एकदम समझ में आया। जैसे ओम्स लॉ में हम लोग चलते थे ना कि V बराबर आई आर होता है, रिवीजन क्लास है, इधर उधर से भी कॉन्सेप्ट उठाएंगे ताकि टच बना रहे। V बराबर आई आर होता है, V है वोल्टेज, I है करंट, R है रेजिस्टेंस। हम बोलेंगे V है वोल्टेज, इसकी यूनिट वोल्ट, ऐसे बोलेंगे ना, और इसकी है एम्पियर, इसकी है ओम। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं इतने ओम का रेजिस्टेंस, इतना एम्पियर का करंट है, तो इतना वोल्ट उसमें करंट होगा। तो आई कैन ऑल्सो डिफाइन 1 वोल्ट एज 1 एम्पियर इंटू 1 ओम। ठीक, बिल्कुल वैसे ही ये भी यूनिट अभी एक वोल्ट वाले भी टर्म्स में हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, चलो निकाल के देखते हैं। हमने कुछ फॉर्मूले हैं, 20-30 फॉर्मूले रटने हैं। ठीक है, ये इसको बिना रटे काम नहीं चलेगा। या तो तुम इतने समझदार हो कि तुम वहाँ एकदम तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ना, वो नहीं होता है। तो ये हमने रटा हुआ है। एक और हमने फॉर्मूला रटा है, दैट E इज इक्वल्स टू -dV/dr। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी रटना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जैसे जैसे वोल्टेज के अलॉन्ग, जैसे एक लाइन के अलॉन्ग आप चलते हो, वोल्टेज डिक्रीज होता है। अगर एक इलेक्ट्रिक लाइन है, याद करो, ये बताया भी है हमने कि आप इलेक्ट्रिक लाइन पे पॉइंट A से पॉइंट B पे जाओगे तो वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होगा, क्योंकि हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये डेफिनेशन ही है हमारी। तो चलो E की एक और यूनिट निकालते हैं। E की होती है वोल्ट पर मीटर। भाई V इज वोल्टेज ना, पोटेंशियल, इसकी होती है वोल्ट।
इसकी होती है मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पे अगर मैं रख दूँ तो एक यूनिट ये भी बन जाएगी वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर का स्क्वायर। एरिया की जगह मीटर स्क्वायर और ई की जगह वोल्ट पर मीटर, एक मीटर से कट गया तो एक वोल्ट इंटू मीटर की डेफिनेशन, एक यूनिट बन गई हमारी वोल्ट मीटर। ये वो वोल्ट मीटर नहीं है मेजर करने वाला, ये भी याद रखना। कहते हैं वोल्ट मीटर, वहाँ है मीटर, इतना दिमाग नहीं लगाना है ना। यूनिट्स हम निकाल सकते हैं। अब मान लो एमसीक्यू आता और ऑप्शन ए होता, ऑप्शन बी होता, बोथ होता और नन होता, तो जल्दबाजी में कई बार हम लोग ए लगा के कहते हैं दूसरा थोड़ी ना हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अपना दिमाग चला के रखना है। सेम क्वांटिटी के दो फॉर्मूले थोड़े ना होंगे कि V इक्वल्स आई आर बी है, V इक्वल्स अंडर रूट आई आर बी है, ये थोड़ी ना हो सकता है। हाँ, लेकिन ये हो सकता है V इक्वल्स आई आर है और V इक्वल्स डब्ल्यू बाई क्यू है। बाई डेफिनेशन ये होता है ना, V इक्वल्स डब्ल्यू बाई क्यू बाई डेफिनेशन। तो एक ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। अब यहाँ से तुम V की वैल्यू निकालो तो dV हो जाएगा E इंटू डी आर, इंटीग्रेट करोगे तो V मिल जाएगा। कहोगे सर ये भी एक फॉर्मूला बन गया। बनाते चलो, जितने फॉर्मूले में V मिलता जाए, 1000 फॉर्मूले बना दो, हमें क्या। काम के 7-8 होंगे जो हमारे यूज़ होने वाले हैं। एकदम क्लियर है क्या चल रहा है यहाँ पे। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे मैग्नेटिक फ्लक्स की। इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। ठीक, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या लिखी है इन्होंने? पहला लिखा है एम्पियर मीटर, नहीं होती है। दूसरा है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये भी नहीं होती है। तीसरा लिखा है वेबर पर मीटर स्क्वायर, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो आंसर होगा वेबर। एकदम क्लियर। अगर मैं इससे कहूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की एक और यूनिट निकालो तो कैसे निकालोगे? देखो भाई, फाई का फॉर्मूला होता है B डॉट ए। कॉस की कोई यूनिट नहीं होती है, कॉस से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर इससे मैं B की यूनिट निकालूं तो देखो B का एक फॉर्मूला बन गया, फाई अपॉन ए। और फाई की यूनिट क्या होती है? वेबर। और एरिया की क्या होती है? तो हम एक यूनिट ये भी तो लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। सब घुमा घुमा करके, वही घुमा घुमा करके चीज़ें हम ला रहे हैं। जैसे वो जूल्स लॉ में 3 फॉर्मूले पढ़े थे, V इक्वल VIT एक पावर एनर्जी का फॉर्मूला था, एक V स्क्वायर बाई आर इंटू टी पढ़ा था, और एक I स्क्वायर आर इंटू टी पढ़ा था। हम घुमा घुमा करके ओम्स लॉ से ही ला रहे हैं, सब वही वही वैल्यूज घुमा रहे हैं। वही चीज़ यहाँ भी हो रही है। रटना नहीं है, समझ के चलना है। रटोगे बहुत परेशान होगे। ऑलरेडी जनवरी चालू हो गया है और बोर्ड सर पे, रटना नहीं है बिल्कुल। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमको इस क्वेश्चन में। ये न्यूमेरिकल है, दिखने में है थ्योरेटिकल, समझने में। सुनना, अ सर्कुलर लूप ऑफ एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर, हमको एरिया दे रखा है, इज केप्ट पैरेलल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला। तो एक सर्कुलर लूप है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दिया है। ठीक है, अभी इमेजिन करना है कि मैग्नेटिक फील्ड मेरे राइट से लेफ्ट की तरफ है। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा, ठीक है, ऐसा, और इसको हमने ऐसे रखा हुआ है इस फील्ड के। ये लूप है, लूप को इसके परपेंडिकुलर पैरेलल रखा है, हाँ पैरेलल रख दिया है। पूछ रहे हैं व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड टू द कॉइल। लिंक्ड का कोई मतलब नहीं है, लिंक का मतलब इसका कितना फ्लक्स इससे पास हो रहा है। ठीक है, 2 तरीके हैं, एक है दिमाग लगाने वाला जो ज़्यादा आसान होगा। तुम ध्यान से देखो, इसका एरिया वेक्टर, अगर ये लूप है, ऐसा लूप है ना, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके पैरेलल हमने लूप रखा है, तो क्या इसका एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर आएगा? ठीक, फिर से एक बार बना के भी देखते हैं इसको। ये हटा देते हैं, इतना काम का नहीं है अभी हमारे, फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं क्योंकि फॉर्मूले का इस्तेमाल हम अभी करने वाले हैं। ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। देखना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है कुछ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म है कि नहीं, ये कहा यूनिफॉर्म, ठीक है। और जो लूप रखा है वो कुछ ऐसा रखा हुआ है,
ऐसा, ठीक। यानी अगर मेरा हाथ लूप है तो फील्ड ऐसे है, या ये ऐसे समझो, अगर ये लूप है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है लूप के पैरेलल, तो इसका एरिया वेक्टर तो ऐसे आएगा ना, परपेंडिकुलर, लूप के परपेंडिकुलर। यानी एरिया वेक्टर के लिए मैं ये वाला मार्कर यूज करता हूँ, ठीक है। एरिया वेक्टर इधर को आया, इस लूप का एरिया वेक्टर इधर को आया, और फील्ड भी, फील्ड ऐसे इसके है ना, ऐसे, ठीक। इसका मतलब एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में, 90 डिग्री। अब सुनने में क्या आया दिमाग में, पैरेलल का मतलब तो 0 डिग्री होता है, पर ये लूप पैरेलल रखा हुआ है। एक्चुअली द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर। और जब कॉस की वैल्यू 90 डिग्रीज पे हम निकालते हैं तो वो आती है 0, यानी यहाँ पे आंसर क्या होगा, 0। यहाँ पे एरिया वेक्टर इज लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। अगर इसी को दूसरे ओरिएंटेशन में मैं बनाऊं तो ये डॉट से दिखा दूं मैग्नेटिक फील्ड, डॉट का मतलब ऐसे निकल के बाहर की ओर जाते हो, या एक्स का मतलब अंदर की ओर, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और जो हमारा लूप होगा वो ऐसा रखा हुआ है, ऐसा, ठीक। तो अब भी देख सकते हो एरिया ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे खेल वाली चीज़ क्या है, वो पैरेलल सुन के क्या लगता है 0 डिग्री। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, जल्दबाजी में गलत होता है। आराम से सोचेंगे। क्वेश्चंस जो मैंने निकाले हैं रैंडमली मार्क करे हुए हैं, जैसे हमने बोल दिया 6, 8, 10, 12, एक्चुअली इवन नंबर के क्वेश्चन मार्क करें, तो पहली बार अभी हम भी पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कोई एकदम अलग तरीका भी तुम्हें मिल जाएगा, हाँ ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, या हो सकता है तुम कहो कि नहीं इससे आसान तरीका हमें पता है, हो सकता है, इट्स ओके, ठीक। हम कोई प्रिपरेशन करके अभी नहीं आए हो, करनी चाहिए थी, नहीं करिए। तो क्या ये एकदम क्लियर है, फ्लक्स क्लियर है। अब एक न्यूमेरिकल उठाते हैं, न्यूमेरिकल बड़ा अच्छा है ये वाला, है ना, दिख रहा है क्योंकि दूर से वैल्यूज दिख रही हैं। क्वेश्चन है इफ एरिया वेक्टर ए की वैल्यू हमको गिवन है, इधर ध्यान दे लो, ए की वैल्यू हमको गिवन है 3i + 2j + 5k मीटर स्क्वायर, ठीक। ये ए की वैल्यू दी हुई है हमको, और कह रहा है फ्लक्स डेंसिटी यानी बी की वैल्यू हमको दे रखी है। नए नए टर्म्स हैं, अजीबोगरीब नाम। बी की वैल्यू हमको दे रखी है 5i + 10j + 6k वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, कितना है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, A.B। लेकिन यहाँ एंगल तो हमको दिया नहीं है, तो याद करेंगे थोड़ा सा 11th का पार्ट कि जब दो वेक्टर्स होते हैं और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, तो उस केस में हम लोग i वालों का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि I.I जो है ये 1 होता है, J.J1 होता है, और K.K1 होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना बनता है 0 डिग्री का, और I.J के बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसलिए इनका मल्टीप्लाई डायरेक्ट करते हैं। I वालों का मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा 5 3 15, I.I हो गया 1, J वालों का मल्टीप्लाई करो हो गया 20, J.J हो गया 1, K वालों का करते हैं तो ये हो गया 30, और K.K हो गया 1। बिल्कुल सिंपल तरीका होता है। इसका इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। लेकिन I.J 90 डिग्री का एंगल बनता है। I होता क्या है, एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर यानी जिसकी वैल्यू 1 हो। J क्या होता है, वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर, K क्या होता है, Z एक्सिस पे यूनिट वेक्टर।
तो आई और जे यानी एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री। हाँ ऐसे कर सकते हो, ये भी ठीक है, ठीक है। हाँ ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। तो देखो आई और जे, आई और के 90 डिग्री बन रहा है सब कुछ, बड़ा ही आसान है। प्लस कर दो यार, इतना कठिन तो नहीं होना चाहिए। 45 + 20 कितना हुआ 65 वेबर आंसर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, हाँ 65 आ रहा है, ठीक, कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन कोई उठाते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, इसी तरह का है, यही क्वेश्चन नहीं इसी तरह का है। अब की बार कह रहा है कि जो फ्लक्स है उसका फंक्शन दे रखा है टाइम के साथ, ठीक। और जब भी किसी चीज़ का फंक्शन दे देते हैं टाइम के साथ तो जनरली हम डिफरेंशिएट करते हैं। पहले ही दिमाग में बैठा लिए, फंक्शन दिया है तो क्या करना होगा, डिफरेंशिएट। हमेशा नहीं पर जनरली हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको हटा देते हैं पहले तो, और देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स है किसी कॉइल का जिसकी वैल्यू दे रखी है फाई, और ये दिया हुआ है, कहाँ गया, हाँ 5t³ - 50t + 200, ठीक है। ये हमको एक फंक्शन दिया हुआ है और कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड एट t = 2 सेकेंड्स। इंड्यूस्ड EMF को हम E से दिखाते हैं और E की वैल्यू निकालनी है एट 2 सेकेंड्स। थोड़ा सा इंड्यूस्ड EMF के वो न्यूमन्स लॉ, लेंज लॉ, दो लॉ हमने पढ़े थे, उसमें याद करो फैराडे में, फैराडे के 2 लॉ थे ना, एक न्यूमन्स लॉ था और एक लेंज लॉ था। तो अगर वो फॉर्मूला आपको याद है और लॉ आपको याद है तो ये कहता है कि E होता है -dφ/dt, यानी इसको डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक। और क्योंकि MCQ वाला क्वेश्चन है तो इसमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं 30, 140, 10 और 300, ठीक। और क्योंकि क्वेश्चन में मैंने बोल दिया कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, इसका मतलब हमको ये नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग। चलो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। हाँ भाई ये हो जाएगा t³ का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, ये होता है 3t²। 5 पहले से लिखा था और ये हो गया 3t² माइनस पहले से लगा था 50, और t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t होता है 1, और ये कांस्टेंट, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं हम लोग। तो E का जो फंक्शन आया वो आया 15t² - 50, और किस समय पे निकालना है वो वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, डाल दें, कितना बनेगा, ये हो गया 4 × 60 - 50। सब कुछ ऐसा यूनिट में शायद दे रखा है, हाँ वेबर में ही दिया हुआ है, चीज़ वेबर में है, ये सेकेंड्स में है, तो SI यूनिट दी हुई है, इसका मतलब आंसर भी किस में आएगा, SI यूनिट में। और SI यूनिट क्या निकालना है हमको, EMF, तो SI यूनिट होती है वोल्ट, तो ये आ गया 10 वोल्ट, ठीक है। हाँ ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन था 40 वोल्ट, दूसरा है 140, तीसरा है 10 और चौथा है 300, ठीक है। तरीका समझ गए। इसी तरह का आपको कई सारे फंक्शन दिए जा सकते हैं। मान लो मैं कह दूं कि एक 2t² ये फंक्शन है, ठीक है। फ्लक्स जो है ये गिवन है हमको 2t², और कह रहा है कि t = 1 सेकेंड पे कितना EMF इंड्यूस होगा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो dt ऑफ फाई निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 4t, 2t, 2 × 2 हो गया 4t आ गया, आंसर हो गया 4 वोल्ट। ऐसे करते हैं, ओरली सॉल्व होते हैं वाले क्वेश्चन, ठीक है। और कोई क्वेश्चन ढूंढते हैं जो हमारा रेलेवेंट हो, जो हम पढ़ रहे हैं उससे। हाँ ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिखा मुझे, हाँ ये अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है
कि अ मेटालिक रिंग इज अटैच्ड विद द वॉल ऑफ अ रूम व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट, इंड्यूस करंट इन द रिंग विल बी। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान सा है। एक डायग्राम भी इन्होंने बना रखा है, इसको हटा लेते हैं पहले। ये डायग्राम बना हुआ है कि एक रिंग रखी हुई है, ये रिंग है, ठीक है, रिंग है, ऐसे रख दी और ऊपर से एक मैग्नेट को हम ऐसे ला रहे हैं पास। तो बड़ा ही आसान तरीका है, इसमें एक्सेलरेशन वगैरह दे रखा है पर उसका कोई काम नहीं, ए लिख दिया है बिना वजह, उसका कोई भगवान जाने क्या काम। इसमें डायरेक्शन बतानी है क्या होगी। कोई बात नहीं, चल रहा है अभी आगे। देखो ये मैग्नेट गिर रहा है, अब बिल्कुल जैसे हम लोग ढीठ होते हैं ना, मान लो हमसे कोई कह दे, घर पे मम्मी पापा में से कोई कह दे बेटा पढ़ाई करो, किताब बंद करके फेंक दोगे, कहोगे नहीं पढ़ेंगे, उल्टा काम करेंगे। लेकिन अगर कोई हमसे कहे बेटा बिल्कुल मत पढ़ो, है ना, घूमो फिरो दोस्तों के साथ, नशेबाजी करो, ऐसा कहेंगे नहीं, पर मान लो कहें तो हमको अपने अंदर से वो होगा, आत्मग्लानि होगी जिसको हम कहते हैं, फील होगा थोड़ा सा, और फिर हम किताब खोल के पढ़ने लगेंगे। जो कहा जाएगा उसका उल्टा करेंगे। तो अगर यहाँ से नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो ये चाहेगा नॉर्थ पोल पास ना आए। नॉर्थ पोल पास ना आए तो ये कौन सा पोल बनाएगा? खुद नॉर्थ बनाएगा, क्योंकि अगर साउथ बनेगा तो क्या होगा, पास आने और अट्रैक्ट करेगा, तो ये खुद क्या बनेगा, नॉर्थ। और क्यों बनेगा? ताकि नॉर्थ पास ना आए। और एक रूल याद कर लो, स्पेलिंग याद कर लो, स्कैम नहीं, स्कैन। साउथ पोल बनता है जब क्लॉकवाइज करंट होता है, नॉर्थ पोल बनता है जब एंटी क्लॉकवाइज करंट होता है। साउथ पोल क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। ठीक, कुछ लोग वो 10th में पढ़ा था क्लॉक फेस रूल और जाने क्या क्या नाम उसको दे देते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल रखना है एकदम। स्कैन क्या बनना है यहाँ, नॉर्थ। तो कैसा करंट आएगा, यानी ऊपर से देखने पे, ऐसे अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो मुझे यहाँ दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज करंट, लेकिन नीचे से देखूं तो क्लॉकवाइज। तो इसके ऑप्शन में जो दिए हुए हैं वो है फर्स्ट क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। काय को एंटी क्लॉकवाइज होगा? अगर पहले क्लॉकवाइज था तो कुछ चेंज तो हुआ नहीं। दूसरा ऑप्शन है इन क्लॉकवाइज, हम निकाल चुके हैं, नहीं है, तो आंसर इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अच्छा अगर उल्टा काम करते, यानी इस मैग्नेट को हम ऊपर लेके जाते तो नॉर्थ दूर जा रहा है, हाँ अब ये कहता साउथ बनना है, ये नॉर्थ पास आना चाहिए, दूर नहीं जाना चाहिए, पास भी नहीं, ये कहता कि दूर ना जाए। और क्या होता, यहां बनता साउथ, यहां बनता साउथ, तो करंट आता क्लॉकवाइज। लेकिन मान लो हम एक कोई भी एक रैंडम केस ले लेते हैं कि ये एक कॉइल है, हम इस तरफ से देख रहे हैं कॉइल को, दूसरे साइड से, दूसरी तरफ से, और इधर से साउथ पोल पास आ रहा है ना, नॉर्थ भी होगा बट अभी साउथ ही डोमिनेट करेगा। तो साउथ पोल पास आ रहा है, तो हमको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे साउथ पास आ रहा है, तो ये चाहेगा साउथ पास ना आए, तो यहाँ बनेगा साउथ पोल। और साउथ पोल का मतलब इधर पे बनेगा क्लॉकवाइज, और अगर इधर क्लॉकवाइज बना तो मुझको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। समझ गए ना, कितना, इतना ही तो घुमाएंगे, अंग्रेजी तो घुमाएंगे, फील ही तो टेढ़ी मेढ़ी करेंगे ना, कुछ ऐसा कर देंगे तुम्हें समझने में दिक्कत हो। लॉजिक तो यही है, कुछ नया नहीं आ रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, फोन भी डिस्चार्ज हो जाएगा नहीं तो। हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर करंट फ्रॉम ए टू बी इन द स्ट्रेट वायर इज डिक्रीजिंग। बड़ा ही बेकार सा, मतलब बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कुलर कॉइल है, उसके पास एक वायर रख दिया है, ए नाम यहाँ दिया, बी नाम यहाँ दिया, और कह रहे हैं कि जो करंट है ए से बी जा रहा है पर डिक्रीज हो रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। जैसे बच्चा नया नया जेई की तैयारी करता है ना, या नीट की तैयारी करता है, 11th में आते ही कहता हम बहुत एकदम डॉक्टर इंजीनियर दोनों बन जाएंगे एक साथ,
जब तक वेक्टर एक्टर चल रहा होता है, जहाँ वो रोटेशन और ये सब चालू हो गया, बच्चा हैंड्स अप कर देता है अक्सर, राइट। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। चले तो बड़ी तेजी में, फिर धीमे धीमे करंट डिक्रीज होने लग गया, और करंट अगर डिक्रीज होने लग गया तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी डिक्रीज होगी। याद करो हमने पिछले क्लास में पढ़ा भी था, म्यू नॉट अपॉन 4 है ना, आई बाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 ऐसा करके पूरा होता है ना इसका। तो घूम फिर करके इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे ऐसे राइट हैंड लगाओ तो बाहर को आ रही है, ये वाली फील्ड बन रही है। नहीं, ये वाला रूल तब लगता है जब फोर्स निकालते हैं। ये जब मैग्नेटिक फील्ड बनाने का होता है तो ये राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल वाला, कॉर्क स्क्रू, कुछ भी है ना। तो देखो ये बाहर को मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और नीचे अंदर को जा रही है, ठीक है। बड़ा ही मुश्किल काम है, ऐसे हो जाता हूँ मैं, ऐसे है ना, ऐसे बाहर को आ रही है, ठीक। ये करंट कमजोर हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मैग्नीट्यूड में, डिक्रीज हो रहा है ना, एक बार पढ़ लेता हूँ तो बाद में आंसर, हाँ डिक्रीज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो रही है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, तो ये लूप में इंडक्शन होगा, चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड तो इंडक्शन होगा, और इंडक्शन होगा तो ये लूप क्या चाहेगा कि ये फील्ड डिक्रीज ना हो। तो ये इधर की फील्ड कमजोर हो रही थी ये वाली, तो ये इसको सपोर्ट करने के लिए किधर को फील्ड बनाएगा, उल्टा क्यों बनाएगा, उल्टा तो डिक्रीज करेगा ना, और इधर को ही बनाएगा, सपोर्ट करेगा। और इधर को अगर इसने फील्ड बनानी है तो करंट कैसा आएगा, हाँ अब देखने पे क्लॉकवाइज दिख रहा है हमको, और इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, चेंजिंग, नथिंग कैन बी सेड। द गिवन फिगर ए टू बी वायर इज स्ट्रेट, वायर इज, हाँ डिक्रीजिंग, करंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। करंट डिक्रीज हो रहा है तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो रही है, ये फील्ड डिक्रीज हो रही है, तो ये कहेगा नहीं इधर को फील्ड बननी चाहिए, और इधर को फील्ड बननी चाहिए तो ऐसा करंट आएगा, ठीक है। अब बुक के ऊपर पूरी तरह मुझे भरोसा नहीं है क्योंकि इन्होंने ऑप्शन दे रखा है एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज, अरे हाँ एंटी क्लॉकवाइज है, कोई क्लॉकवाइज बोला था एंटी क्लॉकवाइज, बुक ने दिया हुआ है, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, है डिजिटल घड़ी का जमाना है ना, यही होगा। और चलाओ स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच इज मेकिंग यू ऑल डम, बट फॉर्चुनेटली यू वर ऑलरेडी डम इधर ध्यान दो, ये क्लॉकवाइज होता है ना। अच्छा तो पोल कौन सा दिखाई देगा हमको, नॉर्थ पोल बनेगा। अब इसी में ये क्वेश्चन आया था विच पोल विल बी फॉर्म्ड, तो आंसर होता है नॉर्थ, और वही याद रखेंगे SCAN, साउथ पोल क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। कोई प्रॉब्लम, क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो हम पढ़ेंगे वो होगी अल्टरनेटिंग करंट की। कोशिश करेंगे कि इसके कुछ सब्जेक्टिव भी कर लें, कंबाइंड भी करेंगे थोड़े से। तो अभी फ़िलहाल यहीं पे एंड करते हैं, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।